नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। कल तक हम लोगों ने जियोग्राफी का 4 वीडियो कंप्लीट कर लिया है। अब 5वें वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हर दिन की तरह आज भी जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं उसको एक बार ज़रूर रीडिंग लगाएंगे और आप अपने जीवन में ज़रूर यह बांध के रख ले कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो रिवीज़न करना ही पड़ेगा आपको। और डेली जो भी पढ़ाई हो रहा है उसको याद करके अगला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, एक वीडियो को जितना बार हो सके उतना बार आप देखें। अगर अपने लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, यह चाहते हैं कि आप दूसरे से काफ़ी आगे रहें, तो एक वीडियो को जितना बार हो सके उतना बार सुनने का प्रयास करें, पीडीएफ को बार बार पढ़ें और नोट्स को बार बार याद करें। ठीक है, चलिए आगे के क्लास में बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि बहुत लोगों को कहना है कि सर आप बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि अगर मैं चाहूँ तो अगर आपको बस रीडिंग लगाना हो, जैसे लोग क्या करते हैं कि बुक स्टार्ट किया और एक एक लाइन रीडिंग लगा के आगे बढ़ गए, तो अगर रीडिंग लगाना हो तो जियोग्राफी में 10 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन वैसे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, वैसा ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो भी बच्चे हमारे अभी लाइव में साथ पढ़ रहे हैं, तो प्रथम प्राथमिकता उनकी रहती है कि उनको हम याद करा दें। और द्वितीय प्राथमिकता ये है कि जब मैं पढ़ रहा था अपने स्टेज में तो मैं काफ़ी फेस कर रहा था कि पढ़ाई के समय होता क्या है ना कि आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा और याद ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि कोई ऐसा वीडियो रहे जिसमें आप वीडियो देखें और पुनः आपको उसको याद करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े, और मैं वैसा ही प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप जल्दी वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आज तो एकदम वीडियो अपलोड है, आप डबल स्पीड में देख सकते हैं वीडियो को, पहला चीज़। और मान लीजिए कि यह 1 घंटा का वीडियो है तो यानी समझ जाइए कि आपके लिए 30 मिनट का ही वीडियो है। 2x स्पीड पे देखिए तो वीडियो अब आपके लिए पहले ही छोटा हो गया। तो कृपया यह बात समझें और जैसा मेरा सीरीज चल रहा है वो चलने दें। बाद में मैं 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो को जोड़ करके एक कंप्लीट चैप्टर आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नासा द्वारा 30 जून 2001 को मैप परियोजना की शुभारंभ की गई थी। मैप एक प्रकार का उपग्रह है। जो उपग्रह क्या करता है, चित्र प्राप्त करता है, और चित्र प्राप्त क्या करता है, बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि करता है यह। ठीक है, और मैप परियोजना की शुभारंभ नेतृत्व डेविड विल्किंसन ने किया था। यह बात मैंने लिखवाया था, डेविड विल्किंसन इसके नेतृत्व करता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि के लिए जो मैप परियोजना की गई थी उसी के आधार पे नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष रखा था। डेविड विल्किंसन की जब मृत्यु हो गई, कब मृत्यु हुई, 2002 में। इन्होंने 2001 में, यहाँ देखिए 30 जून 2001 को डेविड विल्किंसन ने नेतृत्व किया था। डेविड विल्किंसन ने 30 जून 2001 को नेतृत्व किया था मैप परियोजना का, और 2002 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्हीं के सम्मान में 2003 में डब्ल्यू मैप नाम रख दिया गया मैप का। डब्ल्यू मैप मतलब विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब होता है। ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए जो शर्न है, यानी कि यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो शर्न है, उन जैसे नासा होता है, इंडिया का इसरो होता है, वैसे ही शर्न है। शर्न ने क्या किया, 30 मार्च 2010 को पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे जाकर 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में एक प्रयोग किया। कौन सा, लार्ज हैड्रन कोलाइजर नामक प्रयोग किया। लार्ज हैड्रन कोलाइजर का यह फोटो आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। ठीक है, यह फोटो आपको अच्छे से दिखाई दे, लार्ज हैड्रन कोलाइजर का। इसमें क्या किया गया, प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसॉन का निर्माण का प्रयास किया गया। यह बात आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और इसी हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए हैं। इसे सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है हिग्स बोसॉन को। आगे सर्न ने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता ही एक पार्टिकल की खोज कर दिया, और उसी पार्टिकल से ब्रह्मांड के रहस्य जानने में आगे मदद मिलेगी, यह दावा किया जा रहा है। ठीक है,
ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में कॉस्मोलॉजी को समझने के लिए गॉड पार्टिकल परमाणुक अवधारणा को पेश किया था। और यह गॉड पार्टिकल परमाणुक अवधारणा जो पेश किया गया किस थ्योरी पर आधारित है, तो बोसॉन थ्योरी पर आधारित है, जिसे सत्येंद्रनाथ बोस ने दिया था। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। मैं जानबूझ के रीडिंग लगाता हूँ ताकि जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें फ़ायदा मिले, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या पहली बार देख रहे हैं उन्हें 1% समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कृपया शुरू से वीडियो ज़रूर देखें। चलिए अब आज की क्लास हम लोग पढ़ते हैं 5वीं क्लास, उसके आगे जो पढ़ाई कर चुके हैं उसके आगे की क्लास। देखिए, तो अब हमें पढ़ना था ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा आगे। तो ब्रह्मांड का व्यास, सबसे पहले एक पॉइंट में बता दूं आपका, अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रह्मांड, तो आप जो पढ़ रहे हैं वह बताइए कि ब्रह्मांड जो कि द्रव और ऊर्जा का सम्मिलित रूप कहलाता है, तो ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है, व्यास कितना माना गया है ब्रह्मांड का व्यास। आप बोलेंगे व्यास मतलब सर कोई भी अगर सर्कल है, कोई भी अगर वृत्त है, तो इसको ही अगर सेंटर से पूरा देखा जाए, केंद्र से होके कोई रेखा गुजरे, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, यानी ये वाली दूरी, सर्कल के बीच की केंद्र से होकर गुजरने वाली दूरी, समझिए, तो इसे ही बोला गया व्यास। तो ब्रह्मांड भी एक प्रकार का पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, ब्रह्मांड है और इसका भी व्यास कुछ होता होगा। तो ब्रह्मांड का जो व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष है। कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने का इकाई। जैसे आप मीटर जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर एक वृत्त है, मैं बोला कि यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दूरी है, तो आप समझ गए, अच्छा मीटर तो दूरी मापने का इकाई है। मान लीजिए बहुत बड़ा है तो किलोमीटर आप बोल सकते हैं। इतना ज़्यादा है कि जो आप बहुत ज़्यादा दूरी, जैसे यहाँ से बोल दिया गया कि हम तारे की दूरी नाप रहे हैं, तो तारे आप स्केल से नहीं माप सकते। ठीक है, किलोमीटर में नहीं माप सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी है। तो वहाँ दूरी मापने का इकाई क्या हो जाता है, प्रकाश वर्ष हो जाता है। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, आप 10th में पढ़े होंगे। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, एक वर्ष में मान लीजिए सूर्य यहाँ से अपना किरण छोड़ा, एक किरण यह निकल रही है, तो यहाँ से अब टाइम स्टार्ट हो गया, देखा गया कि आज चला है, और 1 साल बाद जितना चलेगा, मान लीजिए 365 दिन, एक दिन में मान लीजिए कि प्रकाश यहाँ से यहाँ चला, फिर दूसरा दिन चला, चलते 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 मान लीजिए 365 दिन में आके यहाँ पहुँच गया, तो इसे बोला जाएगा, यह दूरी कुछ होगा ना, तो इसे बोला जाएगा 1 प्रकाश वर्ष। क्या बोला जाएगा इसे, 1 प्रकाश वर्ष, यानी कि 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। समझ में आ गया होगा। तो समझ जाइए कि इसका तो ब्रह्मांड की जो व्यास है वह 10⁸ है। 10⁸ का मतलब क्या हुआ, 10 पे माने 1 पे 8 जीरो। समझ जाइए, यहाँ पे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, ये हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 10 करोड़ प्रकाश वर्ष। समझ में आ गया बात अच्छे से। तो 10⁸ प्रकाश वर्ष इसका क्या है, ब्रह्मांड का व्यास है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः अगर बात किया जाए कि ठीक है आपने भैया बताया ये बात कि यह ब्रह्मांड है, हम लोगों ने मान लिया तो मानना ही पड़ेगा, पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, आपने ये भी बताया कि सब तारे का समूह जो होता है, जैसे मान लीजिए कि यह एक तारे का समूह है, यह तारे का समूह एक जगह पाया गया, बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, तो मैं बोल दिया कि यह तारे का एक समूह है, तो इसे हम बोलेंगे मंदाकिनी। क्या बोलेंगे, मंदाकिनी। आराम से हम पढ़ेंगे, हम अपने स्टाइल से ही पढ़ाएंगे। आपको समझ में आए तो कृपया सपोर्ट करें, और ना समझ में आए तो कमेंट में अपनी राय लिख सकते हैं कहाँ आपको दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो इसे मंदाकिनी बोलेंगे। तो यानी आप बोलेंगे अच्छा तारों के समूह को आप मंदाकिनी कह रहे हैं, तो हाँ, तारों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है, मंदाकिनी। यानी आपसे पूछेंगे कि एक मंदाकिनी में कितने तारे होते हैं, तो आप बोलेंगे कि यह पूरा एक मंदाकिनी हो गया, इसमें असंख्य तारे हैं, यानी संख्या कोई लिमिट नहीं है, कोई संख्या गिना गया नहीं है, तो बहुत सारे तारे हो सकते हैं। तो हाँ जरूर, एक मंदाकिनी में बहुत सारे तारे होते हैं। समझ में आ गया, तो ठीक है। तो यह एक मंदाकिनी हो गई। सोचिए कि एक मंदाकिनी में करीब कितने तारे होते हैं, तो एक मंदाकिनी में मान लीजिए 100 अरब तारे हैं। बोला गया है कितना तारे हैं, 100 अरब तारे। तो पूछा जाएगा एक मंदाकिनी में कितने तारे होते हैं, 100 अरब तारे। तो मैं यह बात लिख दे रहा हूँ यहाँ पे,
पहले मंदाकिनी किसे कहा जाता है तो आप लिख लीजिए, चाहे आगे लिखवा देते हैं, ठीक है। एक मंदाकिनी में, यानी प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे। कितने तारे? 100 अरब तारे प्रत्येक मंदाकिनी में। बोलेंगे कि चलिए ये तो बात आपका बिल्कुल समझ में आ गया, एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे, ठीक है। तो पूरे ब्रह्मांड में कितना मंदाकिनी है? तो पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कितना मंदाकिनी है? तो ब्रह्मांड में माना गया है कि 100 अरब मंदाकिनी है। दोनों 100 अरब मान लिया गया है, क्योंकि गिनती तो हुआ नहीं है, तो अपने तरफ से मान लिया कि 100 अरब मान लीजिए। तो सब लोग यही याद किया है, 100 अरब मंदाकिनी है, ठीक है। 100 अरब मंदाकिनी, यानी कि ऐसा जो यह एक मंदाकिनी हुआ, यह वाला एक मंदाकिनी हुआ, फिर एक मंदाकिनी, फिर एक मंदाकिनी, इसके अंदर बहुत सारे तारे, इसके अंदर असंख्य तारे, यानी 100 अरब तारे, 100 अरब तारे इसमें, 100 अरब तारे इसमें, 100 अरब तारे, फिर 100 अरब इसमें, 100 अरब इसमें, 100 में 100 अरब। तो ऐसा यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कितना मंदाकिनी? तो 100 अरब मंदाकिनी है ऐसा। कितना मंदाकिनी है ऐसा? 100 अरब। ऐसा अगर काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, तो आपको 100 अरब मंदाकिनी मिलेगी। और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में अगर बोला जाए 2 मंदाकिनी में तो 2 गुणे 100, 3 मंदाकिनी में 3 गुणे 100, 4 मंदाकिनी में कितने तारे? 4 गुणे 100। तो 100 अरब मंदाकिनी में 100 गुणे 100। समझ में आ रहा होगा? मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है, अपनी तरफ से बेच दे रहा हूं। अगर कहीं समझ में ना आए तो कृपया पॉइंट ज़रूर बताइएगा कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मंदाकिनी किसे कहा जाता है। आप तो बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि मंदाकिनी, एक मिनट, आप तो मंदाकिनी बोल रहे हैं, तो मंदाकिनी के बारे में लिखवा ही दीजिए। तो चलिए लिखवा देते हैं। मंदाकिनी क्या है भाई? मंदाकिनी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अगर आपसे बोला जाए तो मंदाकिनी को इंग्लिश में गैलेक्सी बोला जाता है, गैलेक्सी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो मंदाकिनी क्या है? तारों का एक ऐसा समूह है, तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। तारों का एक ऐसा समूह, तारों का एक ऐसा समूह जो कैसा दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। धुंधला यानी अच्छे से दिखाई नहीं, क्लियर दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देता है, दिखाई देता है। उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। यानी कि सीधे बात है, यह मंदाकिनी जो है, यह वाली मंदाकिनी में जो यह गोल कर रहा हूँ, तो यह इसके अंदर 100 अरब तारे हैं, ठीक है। और यह तारों का समूह है, अंदर बहुत तारे हैं, तो बहुत सारे तारों का यह समूह है। तो तारों का समूह है जो क्या कैसे दिखाई देते हैं? धुंधले दिखाई देते हैं, आपको क्लियर दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। इसके आगे जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी कहलाता है। यानी कि जो धुंधला दिखाई देता है, यह जो बात यहाँ पे लिखा गया है धुंधला दिखाई देता है, तो यह धुंधला क्या है? तो गैस पुंज है। क्या है? एक गैस जैसा है। तो बोलिए कि गैस जैसा मतलब गैस पुंज है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता क्या है कि जितने भी गैस हैं,
देखिए मान लीजिए कि तारा का जन्म हो रहा है, जैसे हम लोग का जन्म हो रहा है, तो हम लोग का जन्म हो रहा है तो होता है ना कि हाँ माता से हमारा जन्म होता है। वैसे ही तारों का जन्म कैसा होता है, तो तारों का जो जन्म होता है वह धूल और गैस से मिलके बना होता है, मिलके होता है, ठीक है, जिसे निहारिका कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। धूल, तारा कैसे बनता है, तो तारा जो है धूल और गैस से मिलके, धूल और गैस से मिलके ही तारा बना होता है, ठीक है, धूल और गैस से मिलके ही बना होता है, जिसे जिस स्टेज को निहारिका आप बोलते हैं कि निहारिका में ही तारों का जन्म होता है, तो वो मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए पढ़ा ही देता हूँ अभी, फिर इस पॉइंट पे आएंगे, छूट जाएगा यही मैं सोचने लगता हूँ। चलिए 1 मिनट एक बात बोलता हूँ कि पढ़ा ही लेता हूँ, फिर जैसे ही यह बात आएगा गैस पुंज वाला मैं फिर से इस पॉइंट पे आ जाऊँगा। चलिए आइए, नहीं तो लाइन क्या होगा, छूट जाएगा तो फिर याद नहीं आएगा, एक भी पॉइंट में छोड़ना नहीं चाहता हूँ। देखिए हमारी पृथ्वी की एक अपनी मंदाकिनी है, तो आप बोलिएगा कि अच्छा एक भैया बात बताइए कि जितने भी तारे और ग्रह हैं मंदाकिनी में होता है, तो हाँ जितने भी तारे और ग्रह मंदाकिनी में होता है, तो अच्छा यानी मंदाकिनी के अंदर ही तारा और ग्रह होता है, तो हाँ, तो हमारी पृथ्वी बताइए भैया कि पृथ्वी किस मंदाकिनी में है। पृथ्वी भी तो तब होगी इसी में कोई पृथ्वी होगी, मान लीजिए यह पृथ्वी है, यह क्या है, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो ग्रह और तारे रहते हैं इसमें, तो पृथ्वी जो है किस मंदाकिनी में है, तो यह मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी सबका अलग अलग नाम दिया गया है, तो इस मंदाकिनी का नाम है दुग्ध मेखला। क्या नाम है, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। तो अच्छा जैसे बोला जाएगा कि दुग्ध मेखला क्या है, तो सबसे पूछा जाएगा कि दुग्ध मेखला है क्या, तो हम बोलेंगे मंदाकिनी है, तो बिल्कुल सही जवाब। जैसे बोला जाएगा कि बीजू क्या है, तो सबसे पहले आप बताइएगा बीजू एक लड़का है, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा कि बीजू आगे जो भी बताना है, तो जो बताइएगा कि दुग्ध मेखला क्या है, तो दुग्ध मेखला एक मंदाकिनी है। तो किसकी मंदाकिनी है, तो हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी है, यानी पृथ्वी इसी मंदाकिनी के अंदर है, तो हाँ बिल्कुल पृथ्वी दुग्ध मेखला के अंदर ही है। अच्छा दुग्ध मेखला का कोई और नाम है, तो हाँ दुग्ध मेखला का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है इंग्लिश में, मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे, जिसे लोग मिल्की वे इंग्लिश में ना पढ़ के हमारे हिंदी वाले लोग हिंदी में याद करते हैं इसे मिल्की वे। नाम इंग्लिश ही है लेकिन हिंदी में लिख दे रहे हैं मिल्की वे, ठीक है, दुग्ध मेखला का ही नाम है। समझ में आ गया होगा। ओ तो ये बात है कि पृथ्वी दुग्ध मेखला मतलब पृथ्वी की मंदाकिनी दुग्ध मेखला है, तो हाँ। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला है। जो यह मंदाकिनी है यानी कि दुग्ध मेखला है, दुग्ध मेखला, इसको कैसे किया जाए, दुग्ध मेखला, इसका 80% भाग कैसा है, सर्पीला है, मतलब तो मतलब सर्प जैसा है, सर्प मतलब सांप, स्नेक, सांप आप लोग देखे होंगे, तो सांप को बोला जाता है सर्पीला टाइप का है, यानी कि जो ऐसा रचना हो, सांप जैसा रचना हो, इसे सर्पीला बोला जाता है। तो 80% भाग सर्प टाइप का है, सर्पीला टाइप का है। समझ में आ गया ना, तो हाँ सबका स्ट्रक्चर होता है ना कि यह कैसा है भाई, सीधा है कि गोल है कि टेढ़ा मेढ़ा है, सांप जैसा है, तो यह कैसा है, सांप जैसा है, सर्पीला है। कितना भाग, 80% भाग। जितना यह मंदाकिनी मैंने बनाया ना, यह मंदाकिनी इतना बनाया मैंने, तो यह तो समझाने के लिए गोल में बना दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यह 20% भाग हो गया, यह 80% भाग हो गया मान लीजिए, तो इसका 80% भाग कैसा है, सर्पीला है। बात समझ में आ गया। चलिए
अब बताइए ऐसे में पढ़ाऊँगा तो लेट क्यों नहीं होगा, होगा ही लेट होगा। तो मेरा मकसद है आपको याद ना कराना, आपको समझाना ना कि जल्दी जल्दी भागना। तो आप बोलिएगा अच्छा इतना तो आपने बता दिया, ये भी बता दिए कि इस मंदाकिनी की खोज किसने किया था। तो इस मंदाकिनी की खोज सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। सबसे पहले दुग्ध मेखला नाम की जो मंदाकिनी है, तो सबसे पहले इसे गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो। मैं बार बार नाम ये बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। गैलीलियो ने देखा था, तो सबसे पहले देखा था यानी इन्होंने ही खोज किया था। तो पूछा जाएगा कि दुग्ध मेखला मंदाकिनी की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो। नाम क्या है? गैलीलियो ने किया था इसकी खोज। ठीक है, सबसे पहले इसकी खोज गैलीलियो ने किया था। आप लोग बताइए, लाइव वाले बच्चे, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा एक बात और, कि आपने बोला कि बहुत सारी मंदाकिनी है, यानी कि यह जो मंदाकिनी आप यह मंदाकिनी मैं बोल रहा हूँ, यह मंदाकिनी आपने जो बनाया है, तो इसके पास भी कोई और मंदाकिनी होगी। तो हाँ बिल्कुल, इसके पास मंदाकिनी है, इसके और पास में मतलब अगल बगल मंदाकिनी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बना देता हूँ, मान लीजिए कि यह एक मंदाकिनी है, यह हमारी हो गई दुग्ध मेखला, ठीक है, मिल्की वे जिसमें पृथ्वी है। तो इसके अगल बगल यहाँ कोई मंदाकिनी हो गई, यहाँ कोई मंदाकिनी हो गई, यहाँ कोई मंदाकिनी हो गई, फिर यहाँ कोई मंदाकिनी, यहाँ कोई मंदाकिनी, माने जहाँ जहाँ देखिएगा अगल बगल कोई ना कोई मंदाकिनी होगी। ठीक है, अगल बगल कोई ना कोई मंदाकिनी आपको देखने को मिलेगी। सबका अलग अलग नाम है, सबका नाम है, सबका नाम आपको याद नहीं करना है, जो इम्पोर्टेंट है उसी का नाम। जैसे पृथ्वी जिसमें है तो उसे दुग्ध मेखला नाम दे दिया गया। तो इसके पास वाली जो मंदाकिनी है, जो इसके पास वाली मंदाकिनी है, यह मंदाकिनी का नाम देवयानी है। इस मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। इस मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी। यानी कि आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी कहा जाता है। तो आकाश गंगा किसे कहा आपने? तो दुग्ध मेखला का ही नाम है आकाश गंगा। दुग्ध मेखला का नाम क्या है? आकाश गंगा। तो अगर आकाश गंगा हम बोल रहे हैं तो समझ जाइए कि आकाश गंगा किसे बोला जा रहा है? दुग्ध मेखला को बोला जा रहा है, जिसमें हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो आकाश गंगा के पास में सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी है। यानी कि यह बात हम लिख दे रहे हैं। हमको ऐसे ही पढ़ाने में मज़ा आता है कि आपको अच्छे से समझा दिया जाए। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है पूछा जाएगा। आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी, आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी अगर आपसे पूछा गया तो आपका जवाब होना चाहिए देवयानी। 2-3 बार बोलिए कि यही याद करने की कोशिश कीजिए। देवयानी, क्या नाम है? देवयानी। देवयानी, आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी। ठीक है, चलिए। और पूछा जाएगा एक और क्वेश्चन कि ठीक है देवयानी, तो बहुत सारी मंदाकिनी में अभी मतलब तत्काल में कोई मंदाकिनी का खोज हुआ होगा। तत्काल में भी कोई मंदाकिनी का तो खोज हुआ होगा ना? तो हाँ एकदम खोज हुआ होगा। तो बताइए नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी, नवीनतम एक मिनट आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? अच्छे से दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसी में बीच में फ़ोन आ जा रहा है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी,
नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी मतलब एकदम नया नया जो मंदाकिनी का खोज हुआ है, जो मंदाकिनी एकदम नई नई खोज हुई है। जैसे फिर से समझाना पड़ेगा, मान लीजिए कि इतनी सारी मंदाकिनी पहले से उपस्थित थी, तो सब बनते जा रही, इसके बाद ये बनी, इसके बाद मान लीजिए ये बनी, फिर ये बनी, ये बनी, मान लीजिए बनती जा रही है। तो जो मंदाकिनी अभी तत्काल में बनी होगी उस मंदाकिनी का नाम क्या है? तो इस मंदाकिनी के बारे में पढ़ रहे हैं जो तत्काल में बनी है। मान लीजिए कि हो सकता है यह तत्काल में बनी है, हो सकता है नया नया यह बनी है, कोई नया नया बनी होगी अभी लास्ट में। तो जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है वह है ड्वार्फ मंदाकिनी। कौन सी मंदाकिनी? ड्वार्फ। क्या नाम है? ड्वार्फ मंदाकिनी। हम जितने बार बोल रहे हैं उतने बार कृपया आप घर पे बोलिए, समझिए आप क्लास में हैं। आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, देखिएगा सफलता आपकी कदम चूमेगी। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो समझ जाइएगा कि आप दूसरे के कदम चूमेंगे। ड्वार्फ मंदाकिनी, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। मंदाकिनी तो है ही, कौन सी नाम है? मेन क्या याद रखना है? ड्वार्फ नाम भी अजीब लग रहा है, नया नया लग रहा है, ड्वार्फ मंदाकिनी। अच्छा, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी। ओके, अभी तक हम लोग क्या पढ़ा था? ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है, ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मंदाकिनी जो होती है बहुत सारे तारों का समूह है। तो 100 अरब तारे हैं एक मंदाकिनी के अंदर, यह मैंने लिख दिया है। प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। और ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे कितनी मंदाकिनी है? तो 100 अरब मंदाकिनी है। अच्छा, तो मंदाकिनी किसे बोला जाता है? तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके बारे में हमको अच्छे से भी पढ़ना है। ओके, जो धुंधला सा दिखाई देता है इसे मंदाकिनी कहा जाता है। अब मंदाकिनी, कोई मंदाकिनी के अंदर पृथ्वी भी होगी तो उस मंदाकिनी को दुग्ध मेखला कहा जाता है। दुग्ध मेखला को मिल्की वे इंग्लिश में और आकाशगंगा भी कहा जाता है। दुग्ध मेखला का 80% भाग सर्पीला है। इसका 80% भाग क्या है? सर्पीला है। और सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था इसको। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक वाली मंदाकिनी देवयानी है, यानी भगवान। देखिए हमारी पृथ्वी के पास में समझिए भगवान एकदम पास में, तो देवयानी आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी है। जो नई नई मंदाकिनी ज्ञात हुई है वह कौन सी है? ड्वार्फ मंदाकिनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम लोग निहारिका के बारे में। क्या है भैया निहारिका? निहारिका जो भी बच्चे यह वीडियो देख रहे हैं, देखिए हम आपसे कुछ तो डिमांड तो नहीं कर रहे हैं कि ये हमको चाहिए, बस आपका सपोर्ट ही मेरे लिए काफ़ी है। आप बस इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर नए बच्चों को पहुंचाया जाए यह वीडियो, ताकि वो पढ़ेंगे तभी वह जान पाएंगे कि रियल में जो यहाँ वो पढ़ रहे हैं पैसा देके, और यहाँ पे आप पढ़िए फ्री में। उसके बाद कंपेयर कीजिए कि आपकी पढ़ाई कितने अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो कृपया बस इतना सपोर्ट करें कि जितना हो सके उतना प्रचार करें, उतना इस वीडियो को शेयर करें, बिना हमारे बोले उसको दूसरे तक ज़रूर पहुँचाएं। तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी ज़रूरतमंद तक पहुँच पाएंगे। निहारिका, देखिए निहारिका का अन्य नाम है इंग्लिश में नेबुला। क्या नाम है? नेबुला। मैं जानबूझ के ऐसा इंग्लिश नाम लिख रहा हूँ क्योंकि यह एग्ज़ाम में आता है। आप बोलिए कैसे एग्ज़ाम में आएगा? तो निहारिका नाम नहीं देगा, नेबुला लिख देगा। ठीक है, कि नेबुला के बारे में बताइए, तो समझिए कि वह निहारिका के बारे में आपसे पूछ रहा है। हिंदी में लिख देगा नेबुला। क्या लिख देगा? नेबुला लिख देगा। ठीक है, तो नेबुला क्या है? तो नेबुला जो है यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। सबसे पहले बोला जाए तो यह क्या है? यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है। नर्सरी किसे कहा जाता है? नर्सरी क्लास में आप पढ़े होंगे। ब्रह्मांडीय नर्सरी है। नर्सरी क्यों नाम रखा गया है? क्या कोई भी बच्चा बता सकता है? यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। जहाँ क्या होता है?
तारों का जन्म होता है, तारों का जन्म होता है बस। तो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए तारों का जन्म कहाँ होता है, तो निहारिका में होता है। तारों का जन्म कहाँ होता है, निहारिका में होता है। ठीक है, निहारिका मान लीजिए यह एक नर्सरी है। नर्सरी कहा जाता है किसी भी चीज़ की शुरुआती जगह, जहाँ उस बच्चे को शुरुआत में उसको अच्छे से मतलब क्या बोले जन्म देने का काम किया जाए, नया चीज़। जैसे नर्सरी हमें उस क्लास को बोला जाता है जहाँ आप कुछ भी नहीं जानते और आपको अब शिक्षा का जन्म दिया जाता है, शिक्षा का जन्म वहाँ से दिया जाता है। तो यहाँ शिक्षा का जन्म दिया गया तो बोल दिया गया वह नर्सरी क्लास। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पौधा है सॉरी, मान लीजिए ये कोई पौधा है, कोई आप जो हमारे बक्सर के लोग हैं, यहाँ पे हमारे आसपास के लोग हैं, जो मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, चूरामनपुर आप गए होंगे, बहुत सारे फूल, बहुत सारे वृक्ष को बेचा जाता है। तो वह क्या है, एक नर्सरी है जहाँ पे बहुत सारे पौधों का जन्म, पौधे को जन्माया जाता है। ठीक है, पोसा जाता है और तब आपको सेल किया जाता है। यानी कि जहाँ भी किसी चीज़ का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, नर्सरी कहते हैं। तो उसे आप नर्सरी, फूल वाला नर्सरी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे तारों का नर्सरी है यह, यानी कि तारों का क्या होता है, यहाँ पे जन्म होता है। तो निहारिका नामक जगह को तारों का, मान लीजिए कि यह जगह है जहाँ तारे का जन्म हो रहा है, तारे जन्म ले रहे हैं। इसका अभी यहाँ दिखाई, कुछ दिन बाद फिर कुछ दिखाई दिया, यानी फिर जन्म हो गया, फिर कुछ दिखाई दे दिया, फिर कुछ दिखाई दिया, यानी जन्म होते जा रहा है। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं निहारिका। तो बोला जाएगा तारों का जन्म किसके अंदर होता है, निहारिका के अंदर होता है। बस उस जगह को निहारिका कहा जाता है जहाँ तारों का जन्म होता है। यह निहारिका कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तारों का जन्म होता है। यह एक पूछा जाएगा ब्रह्मांडीय नर्सरी क्या है, तो समझिए ब्रह्मांड का नर्सरी मतलब ब्रह्मांड को जन्म देने वाला। तो ब्रह्मांड को जन्म देने वाला जगह क्या है, निहारिका नेबुला है। अच्छा, निहारिका में होता क्या है, तो निहारिका में यहाँ धूल और गैसों का बादल होता है। धूल और गैस का बादल, धूल और गैस का क्या होता है, धूल और गैस का बादल होता है, बादल होता है। तो धूल और गैस का बादल होता है, यानी कि इसके अंदर धूल होता है, गैस होता है और बादल होता है। बादल मतलब घना टाइप का समझिए, जैसे आप देखते हैं ऊपर, तो ऊपर क्या है, गैस का ही बादल आपको दिखाई देता है, द्रव का दिखाई देता है। तो बहुत प्रकार का होता है धूल और गैस से मिलके। तो धूल और गैस से मिल करके तारों का जन्म होता है, इतना बात याद रखिए। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। जितने भी तारे हैं, अधिकतर मैक्सिमम लगभग जितना है, सभी तारों का जन्म सामान्यतः मैंने सभी तारों का जन्म, सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है। समझ में आ गया, सभी तारे का जन्म कैसे होता है, निहारिका में होता है। कुछ तारे हैं जिनका जन्म निहारिका में नहीं होता है। ठीक है, जैसे अपवाद में क्या है, अपवाद में है न्यूट्रॉन तारा। अपवाद में कौन सा तारा है, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारे, और एक श्याम विविर जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। श्याम विविर जिसे क्या को बोला जाता है, ब्लैक होल, आपने नाम सुना होगा ब्लैक होल। ठीक है, तो श्याम विविर और न्यूट्रॉन तारा जो है यह क्या है, अपवाद में है। अपवाद कहने का मतलब इस न्यूट्रॉन तारे का जन्म भी निहारिका में नहीं होता है और ब्लैक होल का जन्म भी निहारिका में नहीं होता है। कहने का मतलब मेरा बस इतना है। तो बोलिएगा कि तब होता कैसे है इसका जन्म, जब निहारिका में नहीं होगा तो और कौन सा चीज़ है जिससे इसका जन्म हो गया, न्यूट्रॉन तारे का जन्म हो गया। अच्छा, तो न्यूट्रॉन तारे का जन्म, तो न्यूट्रॉन तारा हुआ कैसे, जब कोई भी चीज़
में विस्फोट हुआ, मान लीजिए कि टूट गया अंदर से और टूट करके कुछ चीज़ आंकड़ा ही अलग हो गया और यह तारा बन गया, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन तारे। न्यूट्रॉन तारे के बारे में आपको क्या बोलते हैं पढ़ाना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इतना विस्तार से नहीं जानना है। बस पूछेगा क्या न्यूट्रॉन तारे का जन्म निहारिका में होता है, तो नहीं, न्यूट्रॉन तारे का जन्म निहारिका में नहीं होता है। क्या ब्लैक होल का जन्म निहारिका में होता है, तो नहीं, ब्लैक होल का जन्म निहारिका में नहीं होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा कि सामान्यतः लगभग सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, तो हाँ। पूछा जाएगा कि सभी तारों का जन्म निहारिका में, तो गलत हो जाएगा। सब में न्यूट्रॉन तारे और श्यामविवर नहीं आते हैं, सामान्यतः, इसीलिए मैंने लिखा है सामान्यतः, मतलब अधिकतर सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, 2-3 अपवाद छोड़ के। अच्छा, तो निहारिका के बारे में कुछ बता दूं जो नहीं दिया हुआ है इस बुक में। जैसे ही किसी चीज़ में विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद कोई कण बना, यह मान लीजिए विस्फोट हुआ, इसमें टूटा और टूटने के बाद यह कण बन गया। तो कण बन गया तो जो केवल न्यूट्रॉन से बना है, केवल न्यूट्रॉन से बना हो, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ते हैं, केवल न्यूट्रॉन से बना, तो उसे नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन तारा। समझ में आ गया? वैसा तारा जो केवल किससे बना है, केवल न्यूट्रॉन से बना है, उसका नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन तारा। समझ में आया बात कि नहीं आया? विस्फोट, तो किस में विस्फोट? किसी तारे में विस्फोट हुआ, कोई तारा टूट गया तो कोई और तारा बन गया, तो वो तारा बनने के बाद क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, जब वह न्यूट्रॉन से बना होता है। समझ में आ गया? न्यूट्रॉन तारे और श्यामविवर तारे, इन्हें जीवित तारा नहीं कहा जाता है। अगर बात देखा जाए, इन्हें, ये दोनों को देखा जाए तो इन दोनों को मृत तारे कहा जाता है। कैसे तारे कहा जाता है? मृत तारे, यानी मरे हुए तारे कहा जाता है। क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन से मृत तारे हैं, तो न्यूट्रॉन तारा बोल दिया जाए, चाहे श्यामविवर बोल दिया जाए, नहीं ब्लैक होल बोल दिया जाए, दोनों क्या है? मृत तारे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताएं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। श्यामविवर ब्लैक होल को कहा जाता है। ब्लैक होल यानी कि एक ऐसा जगह, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दूं समझ में आ जाए, एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इतना गुरुत्वाकर्षण है कि इसके अंदर कोई भी वस्तु आ गई तो अब बाहर नहीं जाती है, इसके अंदर समाहित हो जाती है, अपने तरफ हर वस्तु को खींच लेता है यह, ठीक है। और खींचते 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 यह क्या कर रहा है? सभी पदार्थ को एक जगह सिमेट रहा है। याद कीजिए महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, मैंने बोला था कि सभी पदार्थ एक जगह पर आ गए थे, तो वैसा ही कुछ काम कर रहा है ब्लैक होल। ब्लैक होल कर क्या रहा है? अभी सभी पदार्थ को एक जगह सिमट रहा है, और सिमटते 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 क्या होगा? सिमटते सिमटते यह क्या होगा कि बहुत अधिक घना हो जाएगा, इसका घनत्व तो बहुत बढ़ जाएगा। बाद में क्या होगा? इसका घनत्व बहुत बढ़ जाएगा, तापमान इसका बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, और एक समय के बाद इसमें आकस्मिक रूप से जब बहुत ज़्यादा इसका घनत्व तो बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आयतन सूक्ष्म होगा, प्रेशर पड़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तो फिर विस्फोट होगा और फिर से एक नया ब्रह्मांड बनेगा। समझ में आ गया बात? तो ऐसे ही कोई ब्रह्मांड बनता है। पहले यह बिग बैंग थ्योरी के आधार पे यह काम कर रही है, सभी पदार्थ को एक जगह खींचने का काम कर रही है। यह ब्लैक होल है, इसे आप ब्लैक कलर से दिखा सकते हैं, ब्लैक होल, ठीक है। सभी पदार्थ को अपने अंदर समाहित कर रही है, जितने भी पदार्थ है उसको गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या कर रही है? खींच रही है। सभी पदार्थ इसके अंदर जा रहा है, सभी पदार्थ इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। सभी पदार्थ इसके अंदर जा रहा है, तो वह पता ही नहीं चलता कि यह वस्तु गई तो कहाँ गई। तो माना जाता है कि एक जगह ऐसा है जहाँ पूरी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है, जो इसके आसपास वस्तु आ जाती है उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अगर पृथ्वी इसके पास आसपास चली गई, पृथ्वी को अपनी तरफ खींच लेगा,
ठीक है, तो इसे बोला जाता है ब्लैक होल। एक छिद्र जैसा है, ब्लैक टाइप का, ठीक है, ब्लैक होल, इसे ही नाम दिया गया ब्लैक होल। तापमान घनत्व तो बहुत अधिक बढ़ेगा, फिर क्या होगा, इसका विस्फोट होना लाजमी है। तो गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा, इसका गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके वजह से सभी वस्तु को खींच रहा है। ठीक है, आगे देखिए, न्यूट्रॉन तारे और श्यामृत तारे कहा जाता है। उसके अलावा निहारिका की ही बात हम लोग कर रहे थे, निहारिका की बात देख लिया जाए। और निहारिका में क्या पॉइंट छूटा है, यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, अगर आप बोलिए कि धूल और गैस है तो कौन कौन गैस है, यहाँ गैस कौन कौन सा है, तो गैस जो है हाइड्रोजन है, H मतलब हाइड्रोजन, लिख लीजिएगा जो बच्चे लिखना चाहते हैं, H मतलब हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, HE मतलब हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा वाली गैस पाई जाती है। और अन्य प्लाज्मा गैस पाई जाती है, आयनीकृत। प्लाज्मा गैस आयनीकृत ही होती है। 9th में यह जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वह जानते हैं, बहुत ज़्यादा जिसका आयन बढ़ जाता है, आयनीकृत प्लाज्मा गैस है। यानी कि वह कोई भी मान लीजिए यह गैस है, इसके ऊपर जब बहुत सारा आयन बढ़ जाएगा, कोई भी प्लस बढ़े या माइनस बढ़े, बहुत सारा आयन बढ़ जाएगा तो इसे बोला जाएगा कि यह आयनीकृत गैस हो गया। तो उस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य बहुत सारी प्लाज्मा गैसें इसमें पाई जाती है। निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। अब निहारिका, इसके बाद बोला जाए कि निहारिका कैसे बनती है भाई, तो निहारिका दो कारण से बनती है। निहारिका दो अलग अलग कारण से बनती है, दो अलग अलग कारणों से बनती है। समय लगेगा, कृपया मेरा साथ दे, अंत में देखा जाएगा किसमें कितना दम है और किसके पढ़ाई में कितनी ताकत है कि एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करा सके। ठीक है, निहारिका दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला कारण क्या है, पहला कारण है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, तो निहारिका का जन्म होता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के लिए, क्योंकि निहारिका में ही तारे का जन्म होगा और तारा का जन्म होगा तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने के लिए निहारिका का जन्म होता है, निहारिका बनता है। और दूसरा, किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से, किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोई भी विस्फोटक तारा है, मान लीजिए यह तारा है, यह विस्फोट कर गया। विस्फोट मतलब ब्राह्म, जैसे पटाखा करता है, पूरा विस्फोट कर गया तो क्या निकलेगा, गैस निकलेगा, धूल निकलेगा। विस्फोट करने से यही सब निकलेगा ना, गैस निकलेगा, धूल निकलेगा। और जब ही गैस और धूल निकलता है तो क्या बनता है, निहारिका बनती है। निहारिका क्या है, गैस और धूल का समूह है जिसमें तारा जन्म लेता है। पूछा जाएगा कि निहारिका है क्या, तो गैस और धूल का समूह है, गैस और धूल का क्या है, समूह है।
गैस और धूल मिलके ही क्या बनता है, निहारिका बनती है। तो गैस और धूल जैसे ही बना तो निहारिका बन गई। तो निहारिका यही तो बोला जा रहा है कि निहारिका दो कारण से बनती है, दो तरीके से बन सकती है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर रही हो उस समय, तो उस समय निहारिका रहता है, और मतलब स्टार्टिंग में जितना धूल कण है सबको मिला करके तारा बना रहा है। और दूसरा, किसी विस्फोटक तारे से भी निहारिका का जन्म होता है। तो दोनों कारण आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, निहारिका का जन्म कैसे होता, क्यों होता है, क्यों जरूरी है निहारिका का जन्म, और कब कब होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने समय या कोई विस्फोट कर जाए तारा तब भी हो सकता है। आगे, ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ, और इन परमाणु से धूल और गैस के बादल का निर्माण हुआ। आपके मन में आएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। तो जैसे ही देखिए ध्यान से, ब्रह्मांड के जन्म के बाद ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणु का जन्म हुआ। ब्रह्मांड के जन्म के बाद ही किसका जन्म हुआ, परमाणुओं का जन्म हुआ। परमाणु अणु आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब परमाणुओं का जन्म हुआ। तो परमाणु का जन्म कब हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हुआ। ऑफकोर्स बात है कि भाई ब्रह्मांड हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी, उसके बाद परमाणु का जन्म हुआ, और इन परमाणु से इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादल बने। इन परमाणु से क्या बना, धूल गैस के बादल बने। समझ में आ गया। परमाणु जब बना, ब्रह्मांड के बाद परमाणु बना, और परमाणु से क्या बना, धूल और गैस के बादल बन गए। यह छोटा सा बात था। और यह धूल और गैस के बादल फिर क्या बनाएंगे, निहारिका बनाएगी। उसके बाद धीरे धीरे सौरमंडल का विकास होगा। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का विकास 13.7 अरब वर्ष पहले, और सौरमंडल का विकास ये 4.5 अरब वर्ष पहले ही हुआ था। ठीक है, यानी सबसे पहले 13.7 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड बना, और बहुत बाद में जाके सौरमंडल बना है। तो सौरमंडल कैसे बना होगा, सौरमंडल धूल कण से मिलकर बना होगा। तो पहले ब्रह्मांड जन्म हुआ, फिर किसका जन्म हुआ, फिर ब्रह्मांड के बाद जन्म हुआ परमाणु का जन्म हुआ। ठीक है, परमाणु के जन्म के बाद फिर से किसका जन्म हुआ, परमाणु से मिलकर धूल और गैस। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है इसमें भी निहारिका का जन्म होता है, यानी कि विस्फोट होने के बाद निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण है वेल और कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के विस्फोट से भी हो सकता है। क्या क्या बात लिखा, निहारिका का जन्म और कैसे हो सकता है। तो बोला गया है यहाँ पे कि सुपरनोवा मतलब विस्फोट। देख लीजिए मैंने लिखा है सुपरनोवा से, यानी किसको विस्फोट जब हो रहा है तो उसे सुपरनोवा बोला जा रहा है। तो सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, जो पदार्थ यानी विस्फोट होने के बाद जो पदार्थ उत्सर्जित यानी जो पदार्थ बने, उत्सर्जित होते हैं, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। उससे निहारिका का जन्म होता है। मैंने पढ़ा दिया यह बात ऑलरेडी, निहारिका का जन्म होता है। ठीक है, उससे सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उससे निहारिका का जन्म होता है, पहला पॉइंट। इसके उदाहरण हैं, उदाहरण अगर इसका देखा जाए, उदाहरण इसके उदाहरण देखा जाए
उदाहरण, तो उदाहरण में आ जाएगा वेल और कर्क। वेल और कर्क। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वेल क्या है, तो वेल एक प्रकार का निहारिका है। ठीक है, क्या हुआ, विस्फोट के बाद निहारिका का जन्म हो रहा है, निहारिका का जन्म। तो उदाहरण में वेल, वेल क्या है, एक प्रकार का निहारिका है। ठीक है, और कर्क क्या है, एक प्रकार का निहारिका है। तो पूछा जाएगा कि वेल क्या है, तो निहारिका है। वेल का जन्म कैसे हुआ है? सुपरनोवा के विस्फोट के बाद वेल का जन्म हुआ है। वेल नामक निहारिका का जन्म सुपरनोवा के विस्फोट के बाद हुआ है। वैसे ही कर्क नामक जो निहारिका है वह सुपरनोवा के विस्फोट से बनी है। वेल और कर्क, विस्फोट से बना है वेल और कर्क, विस्फोट से क्या बना है, वेल और कर्क। वेल और कर्क क्या है, एक प्रकार के निहारिका है। वेल और कर्क क्या है, एक प्रकार की निहारिका है। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकती है। तो ब्रह्मांड का जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से, यानी कि दोनों के मिश्रण से भी हो सकता है। ब्रह्मांड का जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण, सुपरनोवा के मिश्रण से भी इसका जन्म होता है। किसका जन्म? निहारिका का। निहारिका का जन्म हो सकता है, निहारिका का जन्म हो सकता है। दोनों मिल के भी हो सकता है। मैंने क्या बताया था, निहारिका का जन्म कैसे होता है? निहारिका का ब्रह्मांड की उत्पत्ति से हो सकता है और विस्फोट से हो सकता है। फिर बोला कि विस्फोट से तो होता ही है, यही नहीं बात लिखा कि विस्फोट से जन्म होता है, जिसका नाम उदाहरण है वेल और कर्क। और फिर बोला कि दोनों मिल के, यानी यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सुपरनोवा दोनों मिल के भी निहारिका बना सकती है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मांड का जन्म प्लस सुपरनोवा के मिश्रण से भी निहारिका का जन्म हो सकता है। निहारिका इतने कारण से जन्म ले सकती है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। निहारिका के कुछ प्रकार हैं। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, कोई डाउट है? आज हमको यह ब्रह्मांड खत्म कर देना है, 5 मिनट का टॉपिक रह गया है, उसके बाद सौर मंडल कल से स्टार्ट होगा। निहारिका के कुछ प्रकार, किसी को डाउट है कुछ? क्या किसी को कुछ डाउट है? चलिए पढ़ते हैं। निहारिका के कुछ प्रकार हैं, जैसे उत्सर्जन निहारिका। एक निहारिका का नाम है उत्सर्जन निहारिका। निहारिका, उत्सर्जन निहारिका क्या है? छोटा छोटा रूप है जिसको याद करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उत्सर्जन निहारिका किसे कहा जाता है? ठीक है, आपको यही पढ़ना है। यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। सुंदर, सबसे सुंदर, यह निहारिका जो है सबसे सुंदर, और रंग निहारिका, यह निहारिका सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। और रंग बिरंगी, यानी पूछा जाएगा कि सभी जितनी भी निहारिका है उसमें सबसे सुंदर निहारिका जो होती है उसका नाम क्या है? तो वो नाम है उत्सर्जन निहारिका। ठीक है, ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती, सबसे सुंदर और रंग बिरंगी, पहला पॉइंट इसका। यह कैसे होती है? बन रहे बन रहे तारे, जो तारे अभी बन रहे हैं, जन्म हो रहा है, बन रहे तारे से प्रकाशित होती है। तारे से प्रकाशित, तारा जब बन रहा है तो उसी तारे के वजह से, बन रहे तारे की वजह से प्रकाशित होती है और रंग बिरंगी दिखती है। ठीक है, बन रहे तारे से प्रकाशित होती है।
देखिए, आप जब नोट्स पढ़िएगा, अगर आप नोट्स पढ़ने के समय आपको समझ में नहीं आएगा तो यह वीडियो आप स्टार्ट कर लीजिएगा और पुनः मेरा बात सुन लीजिएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था, आपको यह फ़ायदा है। ठीक है, बहुत छोटा कर दिया है मैंने, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा उत्सर्जन निहारिका हो गई। दूसरी निहारिका जो है वह, इसका उदाहरण भी है कोई, उदाहरण चील और झील। इसका उदाहरण क्या है? चील और झील। उत्सर्जन का उदाहरण चील और झील। उदाहरण चील झील। पूछा जाए क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चील और झील एक प्रकार की निहारिका है, बताइए यह निहारिका किस प्रकार की निहारिका है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उत्सर्जन निहारिका, परावर्तन निहारिका, श्याम निहारिका, ग्रही निहारिका दे दिया जाएगा। तो उसमें उत्सर्जन निहारिका है। उत्सर्जन मतलब अभी अभी उत्सर्जन हो रहा है, अभी अभी जन्म हो रहा है, तो बन रहे तारे से जन्म प्रकाशित हो रही है और इसे सबसे सुंदर रंग बिरंगी निहारिका कहा जाता है। पूछा जाएगा कि बताइए सबसे सुंदर और रंग बिरंगी निहारिका कौन सी है, तो उत्सर्जन निहारिका। चील और झील किस निहारिका के भाग हैं, तो उत्सर्जन निहारिका के भाग हैं। ठीक है, चील और झील। दूसरा परावर्तन निहारिका। दूसरा परावर्तनीय निहारिका। परावर्तन निहारिका। परावर्तन निहारिका, यह क्या है? परावर्तन निहारिका यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। यह तारे के प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। परावर्तित करती है। तारे के प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। तारे के प्रकाश को परावर्तित करती है। यहाँ परावर्तित गलत लिखा हुआ है, परावर्तित। तारे के प्रकाश को परावर्तित करती है। ठीक है, पूछा जाएगा कि कौन सी निहारिका तारे के प्रकाश को परावर्तित करती है, तो बोलिएगा परावर्तन निहारिका। ओके, ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। जो तारे के प्रकाश को परावर्तित कर रही है वह तारे कहाँ होते हैं? यह जो तारे होते हैं, जो तारे के बारे में मैंने बात किया कि तारे को, यह निहारिका है, मान लीजिए यह निहारिका है, तो कुछ तारे हैं इसके प्रकाश को परावर्तित करती। यहाँ से प्रकाश है, इसको परावर्तित कर दी। मान लीजिए इसके अगल बगल तारे हैं, प्रकाश परावर्तित करती। मान लीजिए इसके अंदर तारे हैं, उसको भी प्रकाश को परावर्तित करती। तो यह निहारिका जो है परावर्तन निहारिका, अपने अगल बगल वाले जो तारे हैं उसका प्रकाश को ले करके परावर्तित कर देती है। तो यह तारे के प्रकाश को परावर्तित करती है। यह तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं, जो तारे के बारे में बात किया, किन तारों का प्रकाश परावर्तित करती है, तो वैसे तारे, या यह तारे या निहारिका के, या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। यह तारे जो है निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। यह तारे अंदर होते हैं या पास में होते हैं। बोला जाएगा कि अच्छा इसके भी उदाहरण बता दिए। चील और झील उत्सर्जन के उदाहरण है। चील और झील उत्सर्जन जो रंग बिरंगी होती थी, जो मैंने पढ़ाया अभी। परावर्तन के उदाहरण क्या है? प्लेइडेस निहारिका। प्लेइडेस निहारिका। प्लेइडेस निहारिका। प्लेइडेस निहारिका परावर्तन निहारिका के भाग है। प्लेइडेस निहारिका परावर्तन निहारिका के उदाहरण है। प्लेइडेस निहारिका परावर्तन निहारिका है। यह क्या करती है?
तारे के प्रकाश को परिणाम से देखिए, परावर्तन मतलब परावर्तन करती होगी। यह देखिए उत्सर्जन मतलब रंग बिरंग प्रकाश उत्सर्जित करती होगी। चिल और झील, नाम में ही सब छिपा हुआ है, रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद श्याम निहारिका, बस हो गई और दो है। श्याम निहारिका, जितना आप लोग थकते होंगे उतना मैं भी थकता हूँ, लेकिन मेरा जैसे दायित्व है आपका कंप्लीट करना, आपका दायित्व है कंप्लीट करना। तो दोनों को एक दूसरे का सम्मान करके पढ़ना होगा। श्याम निहारिकाएं, ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। ये अपने पीछे से आने वाली, ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को दीवार की तरह रोक देती है। किसकी तरह? दीवार की दीवार की तरह रोक देती है। कहेगा अच्छा कैसे? तो मान लीजिए कि यह निहारिका है, यहाँ पे निहारिका है एक, ठीक है। तो पीछे से प्रकाश आ रहा है, तो पीछे से जो प्रकाश इसका आ रहा है इसको रोक देगी, अब आगे बढ़ने नहीं देगी, इसको रोक दी यहीं पे। तो अपने पीछे से जो प्रकाश आती है इसको रोक देती है दीवार की तरह, ठीक है। अच्छा, यही कारण है कि हम अपनी आकाश गंगा में बहुत दूर तक नहीं देख पाते। यही कारण है कि हम अपने आकाश गंगा में भी, अपने आकाश गंगा में ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूर तक देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत है। जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ेगी वही वस्तु हमको दिखाई देगी। यही कारण है कि हम अपने आकाश गंगा में बहुत दूर तक नहीं देख पाते, बहुत दूर तक नहीं देख पाते, दूर तक नहीं देख पाते। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश आ रही है, ठीक है, और यहाँ ये निहारिका है, एक प्रकाश आ रही है, हम लोग को यह आकाश गंगा दिखाई दे रही है, जहाँ पे तारे हैं सब दिखाई दे रही है, आ रही है, और यहाँ पे कुछ तारे हैं। अब यहाँ से प्रकाश आई, यहीं पर रुक गई, आगे गई ही नहीं। तो जब आगे जाएगी और लौट के हमारे आँख तक आएगी तभी ना यह वस्तु हमें दिखाई देगी। वस्तु दिखने का एक ही तरीका है कि कोई भी वस्तु देखना है अगर, तो उस वस्तु पर पहले प्रकाश पड़ना चाहिए और फिर यह प्रकाश टकरा करके हमारे आँख तक आना चाहिए। अगर आँख तक टकरा करके नहीं आया तो हमें यह वस्तु नहीं दिखाई देगी। यह सिंपल सा लॉजिक है 9th के साइंस का, ठीक है, परावर्तन के नियम का। तो श्याम निहारिका यही करती है कि अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को रोक देती है, जिसके कारण हम दूर तक नहीं देख पाते हैं। यह श्याम निहारिका है। ग्रही निहारिका, इसका उदाहरण रटने की जरूरत नहीं है, आपको उदाहरण नहीं दिया गया है। ग्रही निहारिका, ग्रही निहारिकाएं, चौथा नंबर। इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तह को उत्सर्जित कर देता है। बस 2 पॉइंट है, कृपया ध्यान से इतना आपने वेट किया, अभी भी वेट कीजिए। इसका निर्माण, फिर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, उस वक्त होता है, इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा, जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में, एक लाल दानव तारे में, एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तह को उत्सर्जित कर देता है, अपनी बाहरी तह को
उत्सर्जित कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, उत्सर्जित कर देता है। देखिए क्या हुआ कि इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा, मान लीजिए नॉर्मल तारा है, एक लाल दानों में बदलकर लाल दानों में कब बदलता है, जब कोई भी तारे का अब अंतिम समय आता है। तो जब कोई भी तारा, जैसे हम लोग का अंतिम समय बूढ़ा होने के बाद हो जाता है, बुढ़ापा आने के बाद हम लोग का अंतिम समय होता है, तो वैसे ही यह तारे का भी अंतिम समय होगा। तो तारा का जब अंतिम समय होगा तो यह लाल दानव कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, लाल दानव। और उसके बाद यह क्या होगा, टूट जाएगा। इसका कुछ भाग, मान लीजिए यह भाग जो है टूट के निकल गया। तो जैसे ही कुछ भाग टूट के निकल गया तो यहाँ पे क्या हुआ, छोटे छोटे गैस बने, और गैस बनने के बाद, धूल बनने के बाद एक निहारिका बन गई। धूल और गैस से ही निहारिका बनती है। तो वही होता है, एक सामान्य तारा जब लाल दानव तारा में बदलकर अपनी बाहरी तह को, यानी बाहरी वाला हिस्सा को उत्सर्जित करता है, तो इस प्रकार का ग्रह वाला निहारिका बनता है, जिससे क्या बनता है, ग्रह बनता है। समझ जाइए, बात समझ में आया। अच्छा, तो ग्रही निहारिका इसे कहा जाता है। ओरियन नेबुला, एक नाम है ओरियन नेबुला। अब इसके बाद खत्म यह चैप्टर। इतना आप लोगों ने सब्र किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं बोल दूँ, सब्र वही करता है जिसको आगे बढ़ना होता है। नहीं बढ़ने वाले लोग इतना सब्र नहीं करते हैं। तो आप इतने सफ़र तक हमारे साथ दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप बहुत आगे जाएंगे। ओरियन नेबुला हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह। हमारी आकाश गंगा यानी हमारी दुग्ध मेखला जो मंदाकिनी है उसकी बात कर रहे हैं। हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल यानी सबसे ठंडा, सबसे शीतल और चमकीला, शीतल के साथ साथ क्या, चमकीला। शीतल तो होगा, ठंडा तो होगा, चमकीला भी होगा। तो सबसे शीतल चमकीले तारों का समूह, ठीक है। हर नेबुला में, नेबुला किसे बोला जाता है, निहारिका को। मैंने बोला निहारिका का नाम क्या है, इंग्लिश में नेबुला, वही नेबुला लिखा गया है, ओरियन नेबुला। तो नेबुला मतलब क्या है, निहारिका है, याद रखिएगा। तो ओरियन नेबुला यानी कि निहारिका है तो बहुत सारे तारे होंगे। तो इसमें जो तारे होंगे ना, वह तारे शीतल और चमकीले होंगे। इसमें जो तारे होंगे वह सबसे ठंडे होंगे और चमकीले होंगे। पूछा जाएगा कि हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले जो तारे का समूह है वह कौन से निहारिका के अंदर आता है, तो ओरियन निहारिका में रहता है, ठीक है। तारों के बारे में विस्तृत अध्ययन के लिए आगे देख सकते हैं। चलिए ठीक है, आप इतना तक हमारा साथ दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक ऑनलाइन बच्चे बता दीजिए आपको समझ में आया। एक बार हम रिवीजन करा देते हैं, क्या आपको समझ में आया। चलिए देखिए अभी कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं। आइडियल सिंह, आपको समझ में आ रहा है। देखिए मैंने बोला था जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। ब्रह्मांड का व्यास, बोलिएगा आंसर जल्दी जल्दी जो बच्चे को याद है। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है। मंदाकिनी तारों का समूह कहलाता है जो धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। हर पृथ्वी जो पृथ्वी है जिस मंदाकिनी में है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। मिल्की वे जिसे आकाश गंगा कहा जाता है, जिसका 80% भाग कैसा है, सर्पीला है। और इसे सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा, गैलीलियो साहब ने देखा था। हमारी आकाश गंगा के सबसे नज़दीक वाली मंदाकिनी देवयानी है। और नवीनतम जो ज्ञात है वह ड्वार्फ मंदाकिनी है, ठीक है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन सी है, ड्वार्फ मंदाकिनी है, ओके। निहारिका किसे कहा जाएगा, यह एक ब्रह्मांड का नर्सरी है जहाँ ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जहाँ तारों का जन्म होता है, ठीक।
ठीक है। यह धूल और गैस से बने होते हैं, जिसमें गैस में हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम होगा और बहुत सारे प्लाज्मा वाली गैस है। हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत सारी कैसी गैस है? प्लाज्मा गैस है। हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत सारी कैसी गैस है? प्लाज्मा गैस है। पूछा जाएगा प्लाज्मा गैस कैसी होती है, तो आयन इस पे जिस गैस जो गैस आयनीकृत हो जाए उसे प्लाज्मा आप कह सकते हैं, ठीक है। सभी तारों का जन्म सामान्यतः नीहारिका में होता है, बस न्यूट्रॉन तारे और श्याम विविध तारे जो होते हैं, मृत तारे जो कि कहलाते हैं, इनका जन्म जो होता है नीहारिका में नहीं होता है, ठीक है। विस्फोट के बाद विस्फोट के बाद जो तारे बने होते हैं और न्यूट्रॉन से बने होते हैं केवल, उसे न्यूट्रॉन तारे कहा जाता है। अभी ब्लैक होल देखा जा रहा है, ब्लैक होल की चर्चा होती है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा है और जिसका घनत्व तापमान ज़्यादा है, जिसमें सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक जगह समाहित होती जा रही है, ठीक है। नीहारिका दो अलग अलग कारण से बन सकती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति करना हो तो नीहारिका को बनना जरूरी है, क्योंकि नीहारिका में ही तारे और ग्रह सब बनते हैं, ठीक है। नीहारिका किसी विस्फोट तारे से बने सुपरनोवा से बन सकती है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद ही परमाणु का जन्म हुआ है और परमाणु के जन्म के बाद ही धूल और गैस बनी है, ठीक है। और धूल और गैस के बाद क्या बना? सौरमंडल बना हमारा। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं उसके नीहारिका को उसी से जन्म होता है। और वैसे नीहारिका का एग्जाम्पल वेल और कर्क है। वेल और कर्क जो है सुपरनोवा से बने नीहारिका का उदाहरण है, वेल और कर्क, ठीक है। ब्रह्मांड का जन्म और सुपरनोवा दोनों को मिला दिया जाए तब भी नीहारिका बन सकती है। केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वजह से और विस्फोट के वजह से ही नहीं, दोनों को मिलाने के वजह से भी नीहारिका बन सकती है। यहीं यह बात लिखा गया है, ठीक है। नीहारिका के कुछ प्रकार है। उत्सर्जन नीहारिका, उत्सर्जन नाम से ही लग रहा है कि उत्सर्जन करना, या क्या का उत्सर्जन मतलब प्रकाश उत्सर्जन करना। यह तारे प्रकाशित होते हैं और सुंदर और रंग बिरंगी होती है। पूछा जाएगा सुंदर और रंग बिरंगी तारों का जो नीहारिका होती है वह कौन सी नीहारिका होती है? उत्सर्जन नीहारिका। उत्सर्जन नीहारिका का उदाहरण चील और झील है। परावर्तन नीहारिका वैसे नीहारिका जो तारे के प्रकाश को परावर्तित करती है, जो भी तारे हैं उसके प्रकाश को परावर्तित कर दी। परावर्तन मतलब परावर्तित कर दी, ठीक है, कि वह तारे कहाँ रहेंगे? अगल बगल रहेंगे, उन्हीं के तारों का प्रकाश का उत्सर्जित करेगी, परावर्तित करेगी। मतलब यह तारे या तो उसके अंदर होते हैं या पास में होते हैं। उदाहरण के लिए प्लेइडेस नीहारिका। क्या नाम है? प्लेइडेस। क्या नाम है? प्लेइडेस। प से परावर्तन, प से प्लेइडेस, प से परावर्तन, प से प्लेइडेस, प से परावर्तन, प से प्लेइडेस। घर पे भी याद कीजिएगा कुछ चीज़, ठीक है। प्लेइडेस नीहारिका परावर्तन नीहारिका का भाग है। श्याम नीहारिका, श्याम वे पीछे से आने वाले प्रकाश को दीवार की तरह रोक देता है और यही कारण है कि हम दूर तक नहीं देख पाते। श्याम काले को भी बोला जाता है, काले रंग को क्या बोला जाता है? श्याम रंग बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला श्याम विवीर मतलब ब्लैक होल, श्याम विवीर मतलब ब्लैक होल। जैसे श्याम मतलब काला, और काला कब दिखाई देगा? कोई चीज़ जब प्रकाश उस तक पहुँचेगी नहीं, यानी कोई चीज़ प्रकाश को रोक दिया है, प्रकाश आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो श्याम नीहारिका का काम क्या है कि अपने से पीछे वाली जो भी प्रकाश है उसको दीवार की तरह रोक देना, और इसी के कारण हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते श्याम नीहारिका की वजह से। ग्रही नीहारिका, इसका निर्माण तब होता है जब कोई एक सामान्य तारा टूट करके लाल दानव तारा बनता है, और लाल दानव तारा से कोई एक भाग टूट करके जब बनता है तो ग्रही नीहारिका का निर्माण होता है। सामान्य तारा जब लाल दानव तारा में बनता है, टूट करके नहीं, मतलब अंतिम अवस्था को लाल दानव तारा कहते हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन ये भी, सामान्य तारे का अंतिम अवस्था क्या होता है? लाल दानव तारा। लाल दानव तारा कहीं है, इसका मतलब वह तारा जो है बूढ़ा हो गया है, लाल हो गया है, ठीक है। लाल दानव तारा में बदल जाता है और बाहरी को उत्सर्जित करता है, ग्रही, तब नीहारिका बनती है। ओरियन नेबुला, यह सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कहलाता है, ओरियन नेबुला। चलिए, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कृपया इसे शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर रखें कि क्या इस सीरीज़ से लेट ही हो रहा है लेकिन आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, क्या ऐसे चलना चाहिए कि नहीं, ये बात ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। चलिए आगे के वीडियो में हम लोग मिलते हैं।